जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और कमेंट सेक्शन में आप सबकी मुस्कुराहट एक बार दिखेगी और आप लिख देंगे जी हम अच्छे हैं। फिर हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पूजा, सौम्यदीप, निर्मल, मिथिलेश, मनीष, साहिल, सोनी, टेकचंद, मन्नू कुमार, आशुतोष, अनु, ताजदार, मांगेराम, भाटी, आकाश चौधरी, सोनम सिंह, महराज कुमार, गौरव शर्मा, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। अब बताइए, मेरा चेहरा आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, है ना? अरे थोड़ी तारीफ कर दिया करो यार, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सब अच्छे बता रहे हैं। तो भैया हम आज अपनी फोर्थ क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। और उम्मीद करेंगे हमने पिछली 3 क्लासेस में जो पढ़ा था उसका रिवीजन आपने अच्छे से किया होगा और आप करते रहेंगे। बस धीरे धीरे पढ़ते चलना है। आप बेशक से दोबारा पढ़ रहे हो, लेकिन हमेशा ऐसे पढ़ा करो कि आपका एक रिवीजन होता रहे। और अगर जो दोबारा पढ़ रहे हैं उनका जो रिवीजन है वो उनको ऐसे करना त्वरित तरीके से, फटाफट से भी। ठीक है भाई, एक साथ चलते चलते रिवीजन कर लेते हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा इत्मीनान से पढ़ना है और फिर एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, ओके। चलें जी, चलें बॉस, चलें चलें चलें, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद कक्षा में कोई बात नहीं करेगा और ना ही हम किसी बात का कोई जवाब देंगे। ठीक है, सिर्फ हमको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करें। कल हम आपको बता रहे थे किसके बारे में, जरा बताएं। लास्ट में ऐबक के बारे में हमने आपको बताया था। बताइए, ऐबक किस वर्ष में गद्दी पर बैठा था? अब देखना, बोर्ड सारा साफ दिख रहा होगा ना आपको। अब ऐसा नहीं है ना, स्क्रीन के सामने जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो पूरा बोर्ड पीछे घिर रहा होता है। अभी मुझे बताएं एक बार, बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? ये बातें हम आपको बता चुके थे सभी। यहाँ से हम शुरू करने वाले थे आज की क्लास को, ऐबक के निर्माण कार्य। ऐबक के निर्माण कार्य। तो देखिए, पहली कहानी समझिए, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? पहली कहानी तो ये है। 2.5 दिन का मतलब क्या होता है? 2.5 दिन। 2.5 दिन मतलब 2 दिन और आधा दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24, 24 और 12, यानी इसको बनने में टोटल 60 आवर्स लगे। कितने आवर्स? 60 आवर्स, 60 घंटे में इसको बनाया गया, यानी कि 2.5 दिन में बनाया गया। लेकिन ये पहले संस्कृत का एक महाविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण वहाँ के एक राजा थे, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ भी उनको कहते, उन्होंने कराया। और इनके समय पर, जो विग्रहराज फोर्थ थे, इनके समय पर एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था आपका हरिकेल। हरिकेल के नाम का जिक्र हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हरिकेल वो व्यक्ति हैं जिनकी जो पंक्तियाँ थीं, जो कविताएं थी, वो उस संस्कृत महाविद्यालय में लिखी हुई थी। लेकिन ऐबक को ये रास नहीं आया। ऐबक ने बोला कि नहीं, इस महाविद्यालय को तोड़ दो। क्योंकि बहुत सारे राजा ऐसे रहते हैं जिनको ये लगता है कि शिक्षा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस उनके नाम का बोलबाला होना चाहिए। तो ऐबक ने इस तरह से उसको तोड़वा दिया और उसकी जगह पर बनवाया आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। कहते हैं इसने मजदूरों को 60 घंटे कुछ खाने और पीने को नहीं दिया। और इसने कहा कि जब इस मस्जिद का निर्माण आप कर देंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक मस्जिद है। क्या है जी? एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कितने दिन में हुआ? कितने दिन में हुआ निर्माण? फटाफट से बोलें। 60 घंटे में। तो इसे इस तरह से इसने एक संस्कृत के विद्यालय को तोड़वा दिया था। इसी ने साथी आपका ये पहला इसका स्मारक हुआ। दूसरा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दुनिया आपका कहाँ पर? दिल्ली में इसने बनवाई। कहाँ पर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में, इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ कुतुब मीनार। भैया ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व में? हाँ जी, डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुतुब आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। चारों विकल्प दिए गए थे, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है। बड़े ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट इसको मानना। बहुत बार पूछा जाता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की, कुव्वतुल इस्लाम क्या है? सिर्फ इतना लिख देते हैं, स्मारक है, एक मस्जिद है, तो एक मस्जिद है।
2.5 दिन का झोपड़ा भी क्या है, याद रखेंगे, एक मस्जिद है। जो बातें मैं मार्क करूं उनको ध्यान से देखना है। उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। उत्तर भारत की, अगर पूरे भारतवर्ष की पूछे कोई तो क्या कहेंगे, केरल की मस्जिद जो चेरामन जुमा मस्जिद है वो सबसे पहली मस्जिद है। क्या बोलेंगे, पहली मस्जिद है। बहुत बढ़िया मुस्कान जी, बहुत थैंक यू। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में कराया था, किसकी याद में बताएंगे एक बार फटाफट से, याद रख लेना है। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू हुआ था वो हुआ था बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी कौन थे, जरा बताएं फटाफट से। हमने आपको नाम बताया था कि बख्तियार काकी कौन थे। बख्तियार काकी की याद में, इन द मेमोरी ऑफ बख्तियार काकी। कुतुब मीनार के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है टोटल, कुल 5 मंजिल हैं। 5 मंजिल हैं। पहली मंजिल ऐबक ने शुरू करवाई 1199 में। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बाद में एक शासक आए, इल्तुतमिश, इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। ठीक है। सबसे ठीक आंसर दिया है और सबसे पहले आंसर दिया है सुमित कुमार जी ने। सुमित कुमार जी ने कहा है कि बख्तियार काकी इनके गुरु थे, एक सूफी संत थे। बहुत शानदार, वेरी गुड। अली सैफी, बहुत सही आंसर है आपका। करण भाई, बहुत सही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए यहां पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मंजिल किसने बनवाई है, आपका इल्तुतमिश ने। क्रमवार देखते चला करो बोर्ड पर आप। पांचवी जो मंजिल है, पांचवी मंजिल किसने बनवाई, फिरोज शाह तुगलक, एक तुगलक वंश का शासक आया। फिरोज शाह तुगलक 1368 में उसने क्या कराई, इसकी मरम्मत कराई। ये बहुत पूछा जाता है। कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल किसने बनवाई थी। 1505 में दिल्ली में क्या हुआ था, पहले तो यही बता दूं, 1368 मैं बता रहा हूँ, 1368 में इसने मरम्मत कराई। दरअसल में क्या हुआ था, ये कहा जाता है कि कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार को कुछ नुकसान पहुंचा था, इसीलिए उसको आपका मरम्मत कराया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 1505 की बात करें, 1505 में सिकंदर लोदी ने जब मरम्मत कराई तो 1505 के समय पर दिल्ली में भूकंप आया था और दिल्ली में भूकंप आने की वजह से कुतुब मीनार क्या है आपका, थोड़ी डिग गई थी। राज गुजर, एकदम ठीक आंसर है भैया। क्या बोलेंगे, 1505 में सिकंदर लोदी ने मरम्मत कराई। कितनी हाइट है इसकी, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। कई बार ऑप्शन में ये होता है कि 73 मीटर नहीं होता, वहां पर लिखा होता है 72.5 मीटर, तो एक ही बात उसको समझना, दोनों ऑप्शन में हो नहीं सकते, दोनों होंगे तो 73 मीटर को चुनना है। समझे जी बॉस, किसको चुनेंगे, 73 मीटर को। अब फोकस अच्छा बन रहा होगा ना बोर्ड पर एकदम, नहीं तो मैं आगे खड़े रहता हूँ तो तुम मेरी शक्ल देखते रहते हो। अब तुम्हें मेरा पेट थोड़ी देखना है, मेरे एक्सप्रेशंस आप समझ रहे होंगे, फेस से मैं बोल रहा हूँ, फेस दिख रहा होगा आपको, दिखना है बोर्ड पर, है ना। अभी ठीक है ना। होता कोई कोई बच्चा वो ये कहता, नहीं जी खड़े हो जाओ और पेट तुम्हारा दिखता रहे, तो पेट देखना है तुम्हें, बोर्ड देखना है। ठीक है। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया था, विश्व विरासत सूची में। आपने स्टैटिक जीके में यूनेस्को को पढ़ाया। अच्छा, यकीन बैच पहला वाला किस किस ने किया था, जरा बताएं मुझे फटाफट से। यकीन बैच, पहला जो यकीन बैच है उसमें मैंने स्टैटिक जीके पढ़ा रखी है कंप्लीट। यकीन बैच 1.0 में कंप्लीट स्टैटिक जीके अपने पढ़ाई थी। तो हमने आपको बताया था यूनेस्को में अब कितने स्थल हो चुके हैं टोटल, यूनेस्को में टोटल कितने स्थल हो चुके हैं। प्रेमलता जी, बहुत शानदार। नरेश जी, वेरी गुड। हाँ, मेरी आवाज में थोड़ा परिवर्तन है क्योंकि कल भी बुखार रहा, परसों भी बुखार रहा। ठीक है, लेकिन हम काम करते रहे, हालांकि पिछले 2 दिन भी हो जाएगा ठीक, धीरे धीरे। सही आंसर करना है। देखो किसी किसी का तैयारी, अभी एग्जाम नजदीक है, कोई तो 85 बता रहा है यूनेस्को की साइट, बुद्धू। बाकी सबका आंसर ठीक है एकदम से। 44 किसी ने तो 21 साइट बता दी है, कोई कोई बुद्धू है तुम्हारे बीच में। 90% बच्चों का आंसर ठीक है।
अभी 44 साइट हो चुकी है। बहुत सही। आगे आएंगे। 1993 में यूनेस्को में शामिल हुआ था कौन? कुतुब मीनार। बच्चों पढ़ा करो बहुत फोकस के साथ में। गुंबद कला और मेहराब कला का जो जनक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब ये गुंबद कला और मेहराब कला क्या होती है? आपने अक्सर बहुत सारी इमारतों को देखा होगा। उन बहुत सारी इमारतों में आपने देखा है कुछ डिजाइन तो ऐसे होते हैं, कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं ऊपर से जो गोल होते हैं, देखे होंगे आपने। इस तरह के डिजाइन होते हैं, यस और नो? कुछ आपने डिजाइन देखे होंगे इस तरह के होते हैं, बहुत सारी दीवारों के, गेटों के, या कुछ गेट ऐसे होते हैं गुंबद बने होते हैं ऐसे। तो जो डिजाइन ऊपर से गोल होता है इसको बोलते हैं गुंबद। क्या बोलते हैं इसको? इसको गुंबद कहा जाता है, डोम कहा जाता है। और मेहराब इसको आर्क कहा जाता है। आर्क, आर्क ये शेप है ये। तो इस तरह की शेप यानी कि भारत में पहले नहीं थी निर्माण में। ये सब किसने शुरू किए हैं? बहुत शानदार, वेरी गुड। दरबारी कवि थे इसके हसन निजामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार बार पूछा जाता है। हसन निजामी किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे? हसन निजामी, जिनकी बुक का नाम है आपका ताजुल मासिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजुल मासिर किसकी किताब है? ताजुल मासिर के कुल दो भाग हैं। पहला भाग इन्होंने लिखा था सन 1217 तक, जिसमें 1217 तक का इतिहास है। और दूसरा भाग इन्होंने लिखा 1217 से 1229 तक। 1229 तक, ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। भैया 43 लिखे हुए हैं, हमारी तो यूनेस्को साइट 24वां क्या है? 24वें भाई वो मिलिट्री है। आपका जो स्टैंड्स थे महाराष्ट्र के, यानी कि जो महाराष्ट्र के सैनिकों के जितने भी आपका परिदृश्य थे उन सबको शामिल किया गया। जानते नहीं हैं आप इस बात को? आप तो करंट अफेयर भी पढ़ते होंगे तो 44वां पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के जो सैन्य अवस्था की चीजें हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। ऐबक की जो मैट मौत हुई थी वो 1210 में हुई। 1210 में, 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय उनकी मौत हुई थी। अब यहाँ पर फटाफट से बताओ, ये पोलो कौन सा खेल है? आपने देखा है घोड़े पर बैठ करके हॉकी खेलते हैं, हॉकी। बहुत बार पूछा जाएगा आपसे ऐबक की डेथ कौन सा खेल खेलते हुए हुई थी। तो 1210 में हुई। पोलो खेल रहा था, घोड़े पे बैठ के हॉकी से खेलते रहते हैं, आपने देखा होगा। फिर ये गिर गया, और गिर गया तो गिर के मौत हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इसके बाद में जो शासक आया इल्तुतमिश, उसने इसको बनवाया था। इसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। एक बार जितना भी इसका पढ़ा है इसको ध्यान से दोबारा एक बार रिपीट करिए। आपको 2 मिनट का समय, 2 मिनट नहीं 1 मिनट का समय देते हैं। जितना कुतुबुद्दीन ऐबक का पढ़ा उसको दोबारा से रिपीट करिए, और यदि आपका कोई डाउट है तो उसको आप रखिए एक बार फटाफट से, फटाफट से। भैया पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, शुभम चौधरी जी ने कहा है, बहुत सही। कोई और आपका कोई बात है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है इससे संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड सर, हमको पढ़ना ही होता है, पढ़ना ही होता है। अच्छा, हाँ पढ़ना ही होता है, पढ़ना ही चाहिए। देखिए मैं सिर्फ छोटी सी बात कह सकता हूँ, जिसको बहाने बनाने हैं, बहाने मतलब जो अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त, एक तो बच्चा ये होता है कि किसी भी तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा। एक ये होता है कोई ना कोई बहाना बना रहा है हमेशा, नहीं मेरा पेन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे कमरे में लाइट अच्छी नहीं है, मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये हो जाता तो और ठीक रहता, ये रहता वाइट बैकग्राउंड की जगह ब्लैक बैकग्राउंड हो जाता, काला बैकग्राउंड हो जाता, ठीक है ना। और मतलब कुछ भी सही, ये सब होता है। मतलब जहाँ आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मतलब अभी मस्तिष्क पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं है। एक छात्र का मस्तिष्क पूर्ण रूप से सकारात्मक होना चाहिए। पहले उसको प्रसन्न होना होगा अंदर से। यदि आप खुश रहेंगे,
तो मैं ये कहता हूँ आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा पढ़ पाओगे और अच्छे रिजल्ट्स होंगे। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप सब भाई बहन एक उम्मीद के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। कल एक सपना आपने देखा हुआ है कि वो पूरा होगा, और वो पूरा होगा सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन से। कोई और बात करनी नहीं है, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए आपके सिलेबस पर। कहीं और इधर उधर किसी शिकायत पर ध्यान देना ही नहीं है। चलें बॉस, चलें चलें, आगे चलेंगे। आराम सहा, आराम सहा। आराम सहा की हम बात करते हैं, किसके बाद में गद्दी पर आया? अब क्रम आप देखते रहना। ऐबक के बाद में आराम सा 8 महीने का शासन रहा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। इसको इल्तुतमिश ने, इसके बाद का जो शासक है उसने इसको हरा दिया था जूड के युद्ध में। भाई पहले तो युद्ध होते थे गद्दी के लिए, ठीक है। क्या बोलेंगे? दिल्ली के जो सरदार थे वो सब किसके पक्ष में आ गए थे? इल्तुतमिश के समर्थन में आ गए थे। और लाहौर वाले जो सरदार थे, लाहौर जानते हो ना, आज पाकिस्तान में, लेकिन पहले तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, ये सब थे आराम शाह के समर्थन में। इन सब के बीच में एक वॉर हो गया। लाहौर के सरदार कहते थे आराम शाह तुमको गद्दी पर होना चाहिए, नहीं दिल्ली के सरदार कहते थे इल्तुतमिश तुमको गद्दी पर होना चाहिए, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई और आराम शाह को गद्दी से हटा दिया गया। बड़ी छोटी सी बात है, याद भी नहीं रखनी है। तो कहने का मतलब है इल्तुतमिश गद्दी पर आ गया। इसका शासनकाल बहुत बार पूछा जाता है। इल्तुतमिश कौन से नंबर का शासक है? तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। आगे इल्तुतमिश, इसे गुलाम का गुलाम कहा गया, गुलाम का गुलाम। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मोहम्मद गोरी एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का भी गुलाम था इल्तुतमिश। तो इस तरह से इसको गुलाम का गुलाम, क्या बोलेंगे? बोलेंगे बोलेंगे फटाफट से। गुलाम का गुलाम कहा गया। इसे इलबरी वंश का तुर्क बताया गया। मैंने बताया इन सबका वंश कौन सा था? इलबरी, पहले भी हमने बताया, इसीलिए इसको इलबरी वंश भी कहा गया। ठीक है बॉस। इसकी उपाधि अमीर उल अमरा थी, ठीक है। इसके पिता का नाम ईलम खां था। ये अतिरिक्त जानकारियां नहीं याद करनी है, ध्यान से जो हम बताए वो याद करना है। इसके पिता का नाम ईलम खान था। राजधानी जो इसने बनाई वो दिल्ली बनाई। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, ऐबक की राजधानी कहां पर थी? ऐबक की राजधानी सारे लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया ऐबक की जो राजधानी थी, ऐबक की राजधानी, इंद्रप्रस्थ में उसने सैन्य राजधानी बना रखी थी, लेकिन उससे मतलब नहीं है। उसकी राजधानी जो थी वो लाहौर में थी, लाहौर में। कहाँ थी? लाहौर में। बहुत बढ़िया। तो लाहौर से इसने राजधानी कहाँ बना ली? दिल्ली में। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत की थी, जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। ठीक है। इसने गद्दी पर बैठने के बाद में क्या किया था? शुरुआत में गद्दी पर तो कब बैठा? ये 1211 में। लेकिन इसकी कहानी सुनिए, पहले क्या थी इसकी कहानी सुनिए। पहले ये बदायूं में, चूंकि ये किसका गुलाम था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इसको बदायूं की जिम्मेदारी दी गई थी। बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक जिला है, ठीक है। और जैसे कि हमारा जिला बुलंदशहर है उत्तर प्रदेश में, उसका पड़ोसी एक जिला है लगभग। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक हमने आपसे कहा था सिर्फ उत्तर भारत में इक्ता किसने चलाई थी, वो आंसर करिए। इक्ता क्या था ये भी हमने आपको बताया था। तो आपसे उम्मीद हम ये भी करेंगे, अगर हमने आपने हमारे अच्छे छात्र की तरह पढ़ रहे हैं तो आप जरूर ये सोच पाएंगे कि इक्ता क्या था। तो आप कहेंगे इक्ता जमीन का एक टुकड़ा था जिसको सैनिकों को दिया जाता था नगद वेतन के बदले, ठीक है। तुर्क चहलगानी 40 सरदारों का इसने गठन किया था। तुर्क चहलगानी यानी तुर्क सरदार थे 40। अच्छा, जब पहले राजा होते थे तो उनका बड़ा विरोध होता था, कोई ना कोई उनके खिलाफ साजिश करता रहता था। तो इसने क्या किया? सब सरदारों को बुलाया कि जो मेरे खिलाफ हो सकते हैं उन सबको मैं अपने साथ ही मिला लेता हूँ। भाई जब दुश्मन बनाने से काम नहीं चल रहा तो दोस्त बना लो, तो इसने दोस्त बना लिए सब 40 सरदार। लेकिन इसको नहीं पता था ये 40 सरदार बाद में मेरे वंशजों के लिए ही खतरनाक होंगे, बाद में ये ही अपना उत्तराधिकार मानने लग जाएंगे, खुद को शक्तिशाली समझने लग जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इसने 40 सरदारों का एक गठन बनाया, उन सबको जिम्मेदारियां दी। भाई होता ना इस क्षेत्र में पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, आज राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, जिनको लगता है
कि अच्छा ये बढ़िया पावरफुल आदमी है, उसी को वैसे नहीं आएगा तो ईडी वीडी का छापा लगवा के, सीबीआई वीबीआई कोई जांच लगवा के, कोई फर्जी मुकदमा लगवा के उसको अपने पक्ष में कर ही लेते हैं वो लोग, है ना। ऐसे ही होता नहीं? आप कहोगे हाँ भैया ऐसे ही होता है। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया, आगरा में न्याय का घंटा लगाया। न्याय का घंटा से क्या मतलब है? कि आगरा में उसको बजा करके कोई भी न्याय प्राप्त करने के लिए फरियादी हो सकता था, यानी अपनी बात रख सकता था। ओके। इल्तुतमिश के समय का जो इतिहास है वो तारीख फिरोजशाही में लेखक बर्नी ने लिखा है। खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला ये पहला सुल्तान बना। ये खिलहत का है क्या है ये भैया, खिलहत कहा है। खलीफा कहां पर बैठता था, मैंने बताइए सेंटर कहां पर था खलीफा का? बगदाद में। वहां से वो तारीफ पत्र लिखता था। क्या वो सभी के लिए तारीफें लिखता था? खलीफा तो सर्वोच्च पद था कि हर किसी के लिए तारीफ नहीं लिखता था, लेकिन इल्तुतमिश का उसने खिलहत लिखा। खिलहत का मतलब है अप्रिसिएशन लेटर, कि भारत में ये व्यक्ति जो है इल्तुतमिश अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम। भैया एक न्याय की जंजीर जहांगीर की भी आती है ना, हाँ बच्चू, वो न्याय की जंजीर है, ये न्याय का घंटा है। दोनों शब्दों को ध्यान से देखना, न्याय की जंजीर या न्याय का घंटा। न्याय की जंजीर यदि बोलेगा तो फिर जहांगीर का वर्णन आएगा, वो हम जहांगीर के समय पर बताएंगे। और न्याय का घंटा यदि पूछेगा तो हमारा आंसर हमेशा होगा इल्तुतमिश। ठीक है। तो ये खिलत इसने प्राप्त की थी, यानी कि अपने, हालांकि लगभग 1229-30 में इसको प्रशंसा लिखी थी बगदाद के खलीफा ने। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों। तराइन प्रथम किसके बीच में? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें कि आपका मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। 1192 तराइन द्वितीय, जिसमें आपका क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। ऐसे ही तराइन का तीसरा युद्ध ये हरियाणा में लड़ा गया। 1215-16 में यलदौज को इल्तुतमिश ने हराया। इल्तुतमिश ने हरा दिया। यलदौज आपको याद है कौन है? हमने कहा था मोहम्मद गोरी के कितने दास थे? 4 दास थे, यलदौज, कुबाचा, ऐबक और बख्तियार खिलजी। वो अपना साम्राज्य दे के गया था। उन चारों को बाद में क्या होने लगा था? उन चारों के अंदर लालच होने लगा, यार दिल्ली तो बहुत प्रसिद्ध होती जा रही है। दिल्ली देखो यूं भी ऐसे नहीं कि दिल्ली में ये लोग सेंटर बना रहे थे, वाई, ये सोचना होगा आपको। दिल्ली यहां पर स्थित है, भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला एक मार्ग और पश्चिम को पूर्व से जोड़ने वाला मार्ग, ये सब धीरे धीरे सेंटर बनते जा रहे थे दिल्ली से। तो दिल्ली के लिए झगड़े होने लगे। बाद में ये सड़क मार्ग होके जाने लगे कन्नौज। तो आप देखोगे इतिहास में बहुत सारे युद्ध किसके लिए होने लगे? कन्नौज के लिए होने लगे। तो जहां से सब मार्ग गुजरते थे वहां व्यापार का एक अच्छा अवसर होता था। सड़कें जहां जुड़ती थी वहीं तो व्यापार होगा। आप कहोगे जी, सड़कें जहां पर जुड़ रही हो उस पर हर कोई, या देखते थे भाई इसके आसपास उपजाऊ भूमि है तो राजा उस क्षेत्र को भी जीतना चाहते थे। बहुत शानदार। 1217 में इल्तुतमिश ने लाहौर को कंट्रोल में किया था। मंगोलों का आक्रमण, मंगोल 1221। मंगोल आप मुझे बताइए जरा। मंगोलों का आक्रमण हुआ तिमुचिन चंगेज खान के नेतृत्व में। चंगेज खान, जानते हो इसको, चंगेज खान को? एक कहावत चलती है उधर मंगोल क्षेत्र में कि हर छठी औलाद चंगेज खान की है, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ एक ही सिद्धांत था। ये कहा जाता है कि उसने पूरे अपने जीवन भर या तो व्यक्तियों को काटने में तलवारों से अपना समय व्यतीत किया, या फिर स्त्रियों के साथ संबंध बनाने। ये पूरे मंगोल में कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि उसकी लाखों संतानें थी, मतलब उसके चैन प्रोसेस, उसके बच्चे रहे होंगे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। ये कहा जाता है छठा बच्चा चंगेज खान का। बहुत क्रूर शासक था, तलवार के दम पर अपना शासन फैलाना चाहता था। और उसने क्या किया, मतलब बहुत अपहरण किए, बहुत क्रूर शासक था, बहुत स्त्रियों के अपहरण उसने किए, बहुत हत्याएं की। तो ये ईरान वाले क्षेत्र यानी ट्रांसक्सियानो को इसने जीता था 1219 में। तो ईरान चूंकि भारत का पड़ोसी है, अब ईरान से इसको आना था भारत। भारत आने के लिए क्या बोलेंगे इसने, यहां पर देखना ध्यान से, जो आक्रमण किया 1221 में किया। तो जिसको हम किताब में आक्रमण पढ़ते हैं, क्या ये भारत की सीमाओं में पहुंच गया था? बोलेंगे
आप कहेंगे नहीं भैया ये पहुंच नहीं पाया था, तो यह कहानी सुनिए जरा। दरअसल में जो युद्ध चल रहा था आपका चंगेज खान का, हमने शायद यहाँ पर लिखा भी होगा या नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए कहानी है वो एक। जब चंगेज खान आपका जलालुद्दीन मकबरनी एक व्यक्ति था, जलालुद्दीन मकबरनी के खिलाफ जब युद्ध हुआ तो जलालुद्दीन मकबरनी भाग करके भारत आया, कि पीछे पीछे चंगेज खान। जलालुद्दीन मकबरनी आगे आगे, पीछे पीछे चंगेज खान। जलालुद्दीन मकबरनी भाग करके उसने एक दूत भेजा यहाँ पर आपका इल्तुतमिश के पास में, भैया जी हमको बचा लो, हमारे पीछे पीछे ऐसे ऐसे चंगेज खान लगा हुआ है, मार डालेगा। इल्तुतमिश ने सोचा इसको पनाह दी जाए या ना दी जाए, बहुत ध्यान दिया उसने, सारी स्थितियों पर विचार किया। उसने जलालुद्दीन मकबरनी को ही मरवा दिया इल्तुतमिश ने, और अपने राज्य पर आने वाले संकट को टाल दिया। नहीं तो पीछे पीछे चंगेज खान आता, भारत में लाखों लोगों को मारता और यहाँ अपहरण करता। और पहले के क्रूर शासकों के काम थे, इनके लिए मर्डर और रेप कोई बड़ी बात नहीं होती थी, ना इनके अंदर उतनी मानवीय भावनाएं होती थी, इनको बस अपना आतंक फैलाना होता है हर वर्ग में। ये आकर के यहाँ वो सब चीजें ना करे, इसका ख्याल रखा उसने, और उसने समझदारी पूर्वक उसको मरवा दिया। अब मरवा दिया तो वो क्या हो गया, फिर जैसे ही चंगेज खान को ये पता चला कि नहीं मेरा दुश्मन, उसको पनाह नहीं मिली है दिल्ली में, उसको मार दिया गया है, तो कहते हैं वो भारतीय सीमाओं से लौट गया। बात क्लियर है। बहुत बढ़िया, ज्योति ठाकुर जी ने लिखा है सर खाना बना रही हूँ, बहुत अच्छी बात है बेटे, मेरी बहन दीदी, बहुत बढ़िया बात है। आपने इतने काम की बात हमको बता दी है अभी, और इसी के लिए हम आए थे क्लास में कि आप ये बात हमको बताएंगी। बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। भैया आएंगे आगे। तो इल्तुतमिश ने बंगाल जीता 1226 में, यानी कि 1226 में इसने आपका बंगाल क्षेत्र को जीता था। और बंगाल क्षेत्र यहाँ पर फिर बिहार का सूबेदार कैसे जी? देखिए आज का जो बिहार है वो पहले बंगाल क्षेत्र में ही लगता था, आज का जो उड़ीसा है वो पहले बंगाल क्षेत्र में ही लगता था। तो बिहार का जो सूबेदार है वो अलाउद्दीन जानी को ये बना के आया था, उसको लेकर के गया था। 1232 में इसने ग्वालियर जीता, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? जहां मैं महत्वपूर्ण लिख दूं, प्रॉमिस लिखिए, पी लिखिए, पी, कि भैया उसको जरूर हम फोकस पे रखेंगे। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये दिल्ली में बनवाया था नसरुद्दीन महमूद की याद में। नसरुद्दीन महमूद इसका बेटा था, जो कि बिहार अभियान में एक्सपायर हो गया था, यानी खत्म हो गया था, उसका देहांत हो गया था, तो उसकी मेमोरी में इसने बनवाया। और ये भारत का पहला मकबरा है। मकबरा समझते हो? जैसे कि हर धर्म में अलग अलग नाम होते हैं, हिंदुओं में समाधि कहते हैं, समाधि, जहाँ पर आप मान के चलो किसी को क्या करते हैं, आपका शव को जलाने की प्रथा है हिंदुओं में। ऐसे ही मुस्लिमों में क्या है, आपका जो शव है उसको दफनाने की प्रथा है, और उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना दें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका टॉम, अर्थात मकबरा। तो इसने अपने बेटे की याद में बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। मकबरा शैली का जनक इसीलिए किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इसने जीतल अर्थात तांबा और टंका चांदी के सिक्के जारी किए थे। यानी तांबे का बना हुआ जीतल था, जीतल किसके समय चला था, और चांदी का बना टक्का, ये सिक्के इसने जारी किए। 175 ग्रेन का था। एक ग्रेन में हम ये कहते हैं लगभग आपका कि 16 के लगभग ग्राम होते हैं। 175 ग्रेन कह लीजिए या 11 ग्राम कह लीजिए। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। व्हाट इज टकसाल? टकसाल बोलते हैं, जैसे आप मुझे बताओ नोट कहाँ पर बनते हैं, तो आप कहेंगे नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। लेकिन 1 रुपए का नोट कौन छापता है? आपका वित्त मंत्रालय अर्थात फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये तो नोट का तो प्रोसेस आप जानते हैं। सिक्के टकसाल में बनते हैं। भारत में कितनी टकसालें हैं, मैं आपसे पूछूं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि भारत में 4 टकसालें हैं। मुंबई है, हैदराबाद है, आपका नोएडा में है। एक टकसाल आप बताएं चौथी कहाँ पर है? तो ये जो टकसाल होती है ये सिक्कों को ढालने के लिए होती है। अब तो किसी टकसाल को आप किसी आज वर्तमान के किसी सिक्के को देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सी टकसाल का बना है। किसी पर डायमंड बना होता है, गोल बना होता है,
4 टकसालें हैं, सभी ने ठीक आंसर किया है, लेकिन चौथी टकसाल कहाँ पर है ये आपको बताना था। ठीक है, नोएडा में बता चुका आपका, नहीं देवास में टकसाल नहीं है, देवास में नोट छापने की साथी आपका प्रेस है, कुछ भी कह देते हो तुम। कोलकाता में है, ये ठीक आंसर दिया रितेश जी ने, शिवराज जी ने, वेरी गुड। टकसाल पर अतारकीन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का दरबारी कवि था आपका मिनहाज उस सिराज। एसएससी चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पिछले 5 वर्षों से। मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी कवि था? इल्तुतमिश का। उसकी बुक का क्या नाम है? भूलना नहीं है। सीजीएल मेंस में भी आया, 21 वाले में तो सारे एग्जाम में आया था, प्रीलिम्स में आया था, मेंस में आया था, 22 में प्रीलिम्स, मेंस में आया था, दोनों में क्वेश्चन आया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, ये भी इल्तुतमिश ने खुद ही बनवाया। भैया खुद कैसे बनवा लेते थे? पहले ही बनवा देते, भैया हमको यहाँ दफनाना, राजा तो राजा है। ठीक है, 1236 में इसकी मौत हो गई और इल्तुतमिश ने इसको कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। तो आप मुझे बताएं कुतुब मीनार की कौन कौन सी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी? अब आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी भैया। इसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर आया। इसका पिता तो इल्तुतमिश ही है, यानी कि इल्तुतमिश का बेटा ही था, और इसकी माँ थी शाह तुर्कान। ये बड़ी मतलब ऐसे समझो बदतमीज किस्म की महिला थी, और अपना ही शासन चलाती रहती थी, अपना शासन चलाती रहती थी। इसके जो क्या बोलेंगे, मृत्यु 1236 में हो गई, 1236 में, 1236 में। अरे सर जी, हमने तो इतने दिन बाद देखा है, हम तो सोच रहे थे आप पढ़ाना छोड़ चुके। अबे तुम पे कैसी कैसी बातें रहती हैं बुद्धू। हम्म, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? क्लास का नहीं, बीच में टाइम मिल गया था, क्लासेस नहीं थी उस तरह से, अपना काम था। बहुत सही, वापस आएंगे भैया। देखिए, इस समय के जो प्रांतीय इक्तादार थे, इक्तादार आप समझते हैं, इक्ता मतलब जमीन का टुकड़ा जिनको मिलता था, और इक्तादार के पास अगर जमीन हो जाती थी, मान के चलो कई सैनिक हो गए और बहुत सारे इक्ता हो गए इकट्ठे, तो वो उन लोगों ने समूह बनाया कि भाई हम खिलाफ इसके काम करते हैं, क्योंकि राजा अच्छा नहीं है, इसके सारे जो कंट्रोल है वो इसकी माँ के हाथ में है, शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान डिसीजन अच्छे नहीं लेती थी, ठीक है, एक तानाशाही महिला थी। तो इसकी जगह पर सबने प्लान किया कि भाई यार अगर महिला ही शासन चला रही है तो फिर तो एक काम कर लो, देख लो किसी और को। तो इसकी जगह रजिया सुल्तान गद्दी पर आई थी। रजिया सुल्तान कैसे आई? रजिया सुल्तान ये समझिए, रजिया सुल्तान तो बेटी थी इल्तुतमिश की। तो रजिया सुल्तान ने देखा कि दरबार में बड़ी गड़बड़ चल रही है, माँ उल्टे सीधे डिसीजन ले रही है, उसके खिलाफ में गुट थे ही। ये पहुंच गई आपका जुमे के दिन, शुक्रवार की नमाज में लाल कपड़े पहन के। लाल कपड़े फरियाद का प्रतीक माने जाते हैं। बहुत जबरदस्त भाषण दिया वहां रजिया सुल्तान ने, और बताया कि भाई आप क्या चल रहा है, किले के अंदर से क्या हो रहा है, कितना मतलब क्रूरता का शासन है। और ये कहा सब लोगों से, मतलब एक प्रार्थना की कि यदि आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपकी हिफाजत करूंगी, आपके लिए काम करूंगी। तो ये कहते हैं कि वहां जो भीड़ थी वो इतनी उग्र हो गई थी कि उसने किले पर आक्रमण कर दिया। किले पर आक्रमण, शाह तुर्कान वुरकान इन सबको पकड़ लिया उन्होंने। तो क्या बोलते हैं, रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका हुई, और इसका शासनकाल भी दोस्ती याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिता कौन है? इल्तुतमिश है। माता कुतुबी बेगम थी। रजिया कुल्हा और चोगा पहनती थी। कुल्हा मतलब ऐसा ब्लेजर टाइप पे, और टोपी लगा के रहती थी, टोपी। यानी कि ये पहली शासक तो बनी बनी, और भारत में उस समय पर ये ऐसी महिला बनी जिसने बुर्का को त्याग दिया। ठीक है, रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखूर हमने आपको बताया था क्या होता था, जो आपका अस्तबल होता था जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, उस डिपार्टमेंट में ये होता था। रजिया सुल्तान, मिनहाज उस राज एक इतिहासकार है। मिनहाज उस राज ने एक बात कही है कि यदि रजिया महिला ना होती तो उसका नाम भी भारत के बड़े राजाओं में लिया जाता। इस बात का क्या मतलब है? यानी वो ये कहना चाह रहा है कि रजिया का महिला होना ही उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि लोग पचा नहीं पाते ना महिला की तरक्की। कैसे ही समाज में, भाई आप चाहेंगे आपकी बहन बेटी कामयाब हो, तो आप उनको कल कामयाब करोगे, बाकी समाज का आप रिएक्शन देखना।
बाकी सोसाइटी का। अब आप सोच के देखो, आज से 800 साल पहले, आज से 900 साल पहले, आज से 1000 साल पहले कैसी स्थिति रही होगी, सोच के देखिए एक बार। तो महिला एक हमारे ऊपर शासन कर रही है, तो कहां लोगों को पचा होगा। लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता डिसीजन किस तरह के लिए जा रहे हैं, निर्णय किस तरह के लिए जा रहे हैं। लोगों को क्या जहर होता है, पुरुषों को ये लगेगा नहीं महिला हमारे ऊपर डिसीजन ले रही है, टिप्पणी करने लग जाएगी। पुरुषों को, महिलाओं को ये लगेगा पुरुष है हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है। अरे हमारी जाति का तो नेता है ही नहीं, अरे हमारी जाति का तो मुख्यमंत्री है नहीं, अपनी जाति वाले को मुख्यमंत्री बनाओ। फिर ये भी नहीं चलता तो धर्म के नाम पर, अरे हमारे धर्म का व्यक्ति होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, लोगों को ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति डिसीजन कैसे लेगा, उनको ये मतलब है कि जो आदमी है वो कौन है। डिसीजन विसीजन जाए इधर उधर, कुछ भी होता रहे, देश का कोई दिक्कत नहीं है, राज्य का कुछ भी होता रहे, स्टेट का कुछ भी होता रहे, हमारा आदमी होना चाहिए, चाहे करप्ट हो, चाहे रेपिस्ट हो। इस देश में रेपिस्ट मुकदमे जीत रहे हैं, रेपिस्ट चुनाव जीत रहे हैं इस देश में। समझ रहे हैं आप, देश किस दिशा में जा रहा है ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि साक्षरता कोई बढ़ा नहीं रहा है, एजुकेशन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास है नहीं। वो चाहती हैं सरकारें आप अनपढ़ बने रहें, आप पढ़े लिखे ना, आपके आने वाली पीढ़ियां भी अनपढ़ बनी रहें, ताकि सवाल ना पूछें, सवाल ना पूछें या फिर उनके किसी भी भ्रम के शिकार बने रहें। यहां पर आएंगे तो ये काला गुलाम जो याकूत है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रजिया फेमस हुई, रजिया ने अच्छे डिसीजन लिए, अच्छा शासन चलाया, तो लोगों ने उसके बारे में अफवाहें शुरू कर दी। सबसे आसान क्या होता है किसी महिला के बारे में टिप्पणी करने का, उसके चरित्र पर सवाल उठा दो, सबसे आसान तरीका यही करता है ना समाज। ऐसे ही रजिया सुल्तान के चरित्र पर सवाल उठाए गए कि उसका जो काला गुलाम था, मतलब वो ब्लैक था, अबसीनियाई गुलाम था वो, ब्लैक याकूत। एक मूवी भी आई थी रजिया के ऊपर, उसमें हेमा मालिनी रजिया बनी है, और धर्मेंद्र, धर्मेंद्र जो उनके पति हैं वो बने हैं आपका याकूत खान। ठीक है, बाद में इसको बनाया इन्होंने अमीर हाजिब, यानी कि रॉयल मैनेजर। पूरे दरबार का काम ये देखता था, राजशाही परिवार का क्या काम होगा। तो जो याकूत था, उसको सब लोगों ने कहा कि रजिया यदि घोड़े पर बैठती थी तो ये अपनी गोद में भरकर उसको घोड़े पर बिठाता था, वो घोड़े से उतरती थी तो अपनी गोद में भर करके ये उसको घोड़े से उतारता था। तो सब लोगों ने इसके और उसके प्रेम की कहानी चल दी। समझ रहे हैं? अब क्या होगा, किसी के बारे में फिर लोग कहेंगे अरे यार हमने तो इसको इसलिए गद्दी पर बिठाया था, इसका तो सिर्फ प्रेम में, इश्क में ध्यान है, हमारे कल के बच्चे, हमारे अधिकारों के लिए कौन लड़ेगा, इसका तो ध्यान ही नहीं है, ये तो महारानी होकर इश्क कर रही है। चलिए, इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह कौन कौन से थे। पहला विद्रोह किया कबीर खां एयाज ने, जो कि लाहौर का था। ये वही 40 सरदार है, तुर्के चहलगानी। तुर्के चहलगानी किसने बनाया था? बोलेंगे भी, बोलो फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? कबीर खां एयाज, लाहौर, तुर्के चहलगानी का एक सदस्य था। एतगीन, अमीर हाजिब था ये, अमीर हाजिब। ठीक है, ये बाद में रॉयल मैनेजर हो गया था। अल्तूनिया, ये भटिंडा का था, तबर हिंद का, पंजाब का। तो जैसे ही इनका हुआ, इसको भी शांत कर दिया उसने, इसको भी शांत कर दिया। अल्तूनिया ये कर रहा था पंजाब में, ये भी मतलब आपका उन्हीं 40 सरदारों में से, तुर्क सरदारों में से था। यानी रजिया का पिता इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश के खास आदमी थे सब, तुर्क चहलगानी वाले। रजिया ने कहा अच्छा बेटा, ज्यादा नेता बन रहा, हम आ रहे हैं अभी पंजाब, दिल्ली से चल दी सेना लेके, युद्ध कर दिया उसमें। वहां पर पड़ता है भटिंडा में। पिछली बार दिल्ली पुलिस ने ही पूछा, किला मुबारक कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। यहाँ पर याकूत मारा गया, यानी कि काला गुलाम मारा गया, और रजिया को कैद कर लिया गया। रजिया तो उसको विद्रोह को दबाने गई थी, लेकिन रजिया को यहाँ पर कैद कर लिया गया। अब रजिया बेचारी बंधी पड़ी है कुर्सी पर, और उधर जितने वो तुर्क चहलगानी के बाकी लोग थे, कितने, 40 में से एक तो अल्तुनिया है जिसने विद्रोह किया है,
और इसको कैद भी कर लिया है। बाकी सरदारों ने अपने दिल्ली में बोतल वोतल खोल ली, उन्होंने पार्टी शुरू कर दी अपनी। जो जूस पीते थे उन्होंने जूस मंगा लिया, जो कोल्ड ड्रिंक पीते थे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, जो वैसे थे दो चार पैक वैक वाले उन्होंने पौए वोए मंगा लिए अपने, और शुरू दावत दिल्ली में। बड़ा दावत करो, अब तो महारानी कैद कर ली गई है पंजाब में। अल्तुनिया को ये खबर पता चली, बोला पकड़ने वाले हम, कैद करने वाले हम, ये दिल्ली के सरदार हमको पार्टी में ही नहीं बुला रहे हैं। पार्टी में तो कम से कम बुलाओ, इतना क्रेडिट तो हमको दो। हमारे बिना कुछ संभव था क्या? हम ना होते तो क्या होता? अब इतनी देर में भैया रजिया सुल्तान समझ गई, बड़ा परेशान है अल्तुनिया, इसकी तरफ आंख मार दी उसने एक। बोला तू क्यों आंख मार रही है, मतलब झूठी कहानी है लेकिन तुम समझ लो, समझ जाओगे। उसने कहा देख भाई। बोला भाई? भाई कैसे हैं हम तेरे? मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुनो सुनो। हाँ अब ठीक है, अब बोलो। मैंने कहा देखो, तुम हो यहाँ सरदार, तुमने मुझे कैद कर लिया है यहाँ पर। अभी तुम अगर मुझसे शादी कर लो तो तुम कौन हो जाओगे? रजिया के पति। दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा जाके? कल को तुम्हारा अधिकार होगा। एक सरदार बन के या मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी वो 39 सरदार उधर दावत कर रहे हैं, तुमको तो कोई पूछ नहीं रहा। मुझको मार भी दोगे, कल वहां जाओगे वो 39 तुमसे लड़ेंगे। मेरे साथ चलोगे तुम्हारा सम्मान होगा, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, हमारे साथ काम करोगे तो। ये बोल दिया उसने उससे। बोले ठीक है बॉस, चलते हैं। वो उसके भी समझ में आई, दिमागदार आदमी था। उसने बोला ठीक बात है, ये तो यार परफेक्ट बात है। उसने बोला ठीक है तो शादी कर लेते हैं। अब आपको पता ही है भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, इसने शादी कर ली और इसकी जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शासक घोषित किया गया। ये कहानी क्यों बनी? भाई वहां दिल्ली में जो थे, तो रजिया जब वापस गई तो उधर तैयार बैठे थे सारे सरदार, युद्ध कर दिया उन्होंने, वापस भागना पड़ गया रजिया को। वापस भागते हुए अल्तुनिया मारा गया है, इधर से जितनी गति से गए उससे दुगनी गति से वापस लौट के आए। उधर से फिर भीड़ इनके पीछे भाग ली, सेना इनके पीछे भाग ली। कहते हैं रास्ते में अल्तुनिया को अलग मारा गया, रजिया को अलग मारा गया। बेचारे ने सोचा होगा अच्छा आया इसके चक्कर में। बहुत बढ़िया। आगे आगे। इसकी जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शासक घोषित किया गया, शासक घोषित किया गया। नया पद बनाया गया, एक नायब मुमलिकात, जैसे आज देश में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है उस तरह इस पद को बनाया गया था। वजीर बनाया गया मुहाजुद्दीन को, जिसकी मृत्यु हुई 1242 में और हत्या इसकी कर दी गई। ठीक है, इसकी हत्या हत्या हो गई बहराम शाह की। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में हुई थी, ये तो पुरानी बात हो गई। मिनाजुस राज इतिहासकार किसके समय था? इल्तुतमिश, इसके बाप के समय था, पिताजी के समय रजिया के। उसने बताया था उसकी कमी सिर्फ औरत होनी थी, नहीं तो उसका नाम भी भारत के बड़े राजाओं में लिया जाता। ठीक है, तो बैराम साहब ने बताया था इसको गद्दी पर बैठाया था। ये कौन था? ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था, रजिया का भाई था। इसने अपना नायब मुमलिकात एतगीन को नियुक्त किया था, एतगीन को, और फिर इसने एतगीन की हत्या करवा दी। एतगीन की, नायब मुमलिकात हम मार्क करना चाह रहे थे, एतगीन की इसने हत्या करवा दी। क्यों भैया? दरअसल में एतगीन ऐसा आदमी था, उसने बोला बहराम साहब एक बात बताओ, राजा है क्या, राजा बनने लायक है? सबने कहा नहीं भैया आप हो राजा बनने लायक। किसी के इर्द गिर्द लोग भी तो होते हैं चार छह जो उसको कहते हैं नहीं जी तुम ही हो सुप्रीम पावर। कभी कभी अंधों में भी काणा राजा हो जाता है, देखा है आपने? सब अंधे हो जाए, एक काणा हो उसको थोड़ा तो दिख रहा है तो बाकी सबके ऊपर रूल करने लग जाता है, बाकी सबके पास सवाल नहीं है। तो फिर क्या होता है? जन्म लेती है ऐसी ही एक व्यवस्था जो कि एतगीन की व्यवस्था थी। उसने कहा राजा कितने हाथियों के साथ सुबह को बाहर घूमने जाता? बोलो साहब उसके साथ 2 हाथी होते हैं। बोलो मेरे साथ 4 हाथी रखो। बोलो जी जब वो सो के उठता है तो उसके लिए 4 लोग शंखनाद करते हैं। बोले हमारे लिए 8 रखो। उसके दरबार में कितने आगे अंगरक्षक जाते हैं? बोले साहब उसके साथ 20 जाते हैं, हमारे साथ 40 जाएंगे। मतलब राजा को ही नकार दिया और अपनी व्यवस्था उससे दुगनी, ताकि लोगों के अंदर शोर हो।
शोर, व्यवस्था दिखे, काफिला दिखे अपना। उसको पता चल गया मसूद शाह, इसको बहरम शाह को, कि यार ये ऐसे ऐसे कर रहा है एतकीन। उसने चुपचाप सोते हुए मरवा दिया उसको। राजा तो राजा है। तैयर के नेतृत्व में मंगलों का आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ था। ऐसे ही फिर मसूद शाह जो रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, वो गद्दी पर बैठा कुछ दिन के लिए किसलू खां की हेल्प से। लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी ये मुहाजबुद्दीन के पास में थी, जो वजीर था। ज़्यादातर डिसीजन ये लेता था। दरबार में इस समय पर रॉयल मैनेजर, अमीर हाजिब मैंने बताया रॉयल मैनेजर होता था, यानी जो दरबार में राजा के बच्चे की व्यवस्था करना, बच्चे की सुरक्षा की व्यवस्था करना, बच्चे कैसे घूम रहे हैं, उनको क्या चाहिए, बाजार से क्या आएगा बाजार में अंदर। शैलेंद्र जी कह रहे हैं ड्राइवरों के लिए जीएस बता दो, मेरा लास्ट चांस है। बच्चों जीएस के लिए अलग अलग जीएस नहीं होती है, सबके लिए कॉमन जीएस होती है। आप सिलेबस पर ध्यान दिया करो। देखो आपको एग्जाम के लिए मान के चलो मैथ्स पढ़ना है, कोई टिप्स नहीं है। मैथ्स के जितने टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से कर लो एक बार। रीजनिंग के जितने टॉपिक्स हैं वो कर लो। जीएस के जितने टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो पढ़ लो। कोई एक्स्ट्रा टिप्स नहीं है, किसी के पास जादू की झप्पी नहीं है, कोई भी मारेगा तुक्का मारेगा आपके लिए। और ऐसी वीडियो होती है ना 50, मैंने एक वीडियो बनाई थी अब से 1 साल पहले, जीएस स्ट्रेटजी दिल्ली पुलिस के लिए। 1 साल में एक, बहुत से ऐसे होंगे 1 साल में 75 वीडियो तुम्हारे लिए बना देंगे। ऐसे बढ़ जाएगा वैसे बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, गारंटी है। आपको बस उस सिलेबस को, सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है। कोई किसी के पास टिप्स नहीं है, किसी को नहीं पता होता क्या एग्जाम में आएगा। अगर हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती। ऐसा नहीं ये छोड़ दो ये पढ़ लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ध्यान से सारे सिलेबस को पढ़ना, थम्स अप करो जी भैया हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमीर हाजिब कौन था आपका? अब जैसे ड्राइवर पार्ट है तो ड्राइवर पार्ट के लिए आपका सबसे ज़्यादा तो वही पूछा जाएगा, उसको सबसे ज़्यादा पढ़िए। कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर का आपका अच्छे से पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि सर इसके लिए कोई टिप्स दे दो, टिप्स कुछ नहीं होती हैं, किसी से मत मांगो। कमजोर आपकी कमजोरी को भी दर्शाता है कि जी मुझे इसके लिए कुछ बता दो, नहीं। ध्यान से बस पढ़ते रहिए एक फ्लो में, आगे आएंगे। तो कौन आता गद्दी पे? नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का पुत्र था। इसको सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। सल्तनत काल किसका? दिल्ली सल्तनत का। औरंगजेब क्यों कह रहे हैं जी? औरंगजेब दोस्त इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको मैं बताऊं, औरंगजेब कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब का कोई खर्चा नहीं था। औरंगजेब टोपी सी करके अपना जीवन व्यतीत करता था, कुरान की आयतें लिखता था, मतलब अपने खुद के निजी रूप से उसके खर्चे नहीं थे। भाई ऐसा नहीं था दरबार का, वही मानता था जनता का पैसा है, उसको खुद के ऊपर खर्च नहीं करो। तो इस तरह से ऐसे ही एक शासक था नसरुद्दीन महमूद, टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। नायब मुमलिकात इसका था बलबन। नायब मुमलिकात दोस्त मैं कभी भी कहूँ ना, इसको आप मानना पीएम पद। यानी बलबन जो था किसके समय पर प्रधानमंत्री था? महमूद बलबन का दामाद था। देखिए बलबन की चालाकी देखिए, पहले इसने अपनी बेटी की शादी किससे कराई है? राजा से। भाई जिसका दामाद ही राजा है उसको क्या दिक्कत है? सर औरंगजेब तो बाद में आया ना। हाँ तो आज तो औरंगजेब पुराना हो चुका है ना, ये वर्तमान इतिहासकारों ने लिखा है। ये बच्चों ऐसा नहीं था कि किसी ने सन 1246 में लिख दिया था कि कोई औरंगजेब आएगा सन 1658 में गद्दी पर, ये उसके जैसा है। थोड़ा लॉजिक लगाया करो। ये किसी इतिहासकार ने मान के चलो सन 1900 में लिखा है। उसने देखा एक दिल्ली सल्तनत में था शासक नसरुद्दीन महमूद, एक मुगल वंश में एक शासक हुआ जो 1658 से 1707 तक रहा, औरंगजेब। उसने तुलना करी तो सन 1900 में किसी इतिहासकार ने लिख दिया कि नसरुद्दीन महमूद सल्तनत काल का औरंगजेब था। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी जैसे तुम सोचते हो कि जी उस समय कैसे पता चल गया औरंगजेब, ये उस समय का इतिहास नहीं है, ठीक है। तो महमूद बलबन का दामाद था, और ये कहा जाता है नसरुद्दीन महमूद की मौत के बाद में शमसी वंश का ये व्यक्ति था, इलवरी वंश से संबंधित। प्रथम इलवरी वंश का यहाँ पर खात्मा हो गया, यानी इलबरी वंश का इसके बाद कोई शासक नहीं रहा। और इसके बाद में गद्दी पर आया बलबन। बलबन अपने आप में एक स्टोरी है। आप अगर आज आर्थिक रूप से कमजोर हैं,
कोई भी वजह आपको कमजोर कर रही है, आप नाटे हैं, आपका कद कम है बाकी सबसे, आपका रंग काला है, आप गोरे नहीं हो या आप गोरी नहीं है, या किसी भी वजह से कोई भी दुनिया का ऐसा कारण है जो आपको इंफीरियरिटी लेके आता है, हीनता आपके अंदर पैदा करता है, पहले तो आप उसके शिकार मत होना। बलबन की कहानी कुछ ऐसी ही है। बलबन बहुत छोटा सा था, 3.5 फीट का आदमी, दिल्ली का राजा बना और इसने सारे गुलाम वंश की ताकतों को पीछे कर दिया, सबको। तो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, एक बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। दुनिया चाहती है कि आप हारें, लेकिन आपके पास बेहतरीन योजना होगी तो आप दुनिया में वो करके दिखाओगे जो कोई नहीं कर सकता। बस खुद के ऊपर हौसला, खुद के ऊपर विश्वास, अपने हौसले को बढ़ा करके रखिए और हमेशा ये बोलते रहिए कि मैं कर जाऊंगा। मैनिफेस्ट करते रहिए। मैं एक चीज बताता था, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब है अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अच्छे से, यानी आप खुद को एज्यूम करिए कि आप वहां पर हैं जहां आप होना चाहते हैं, आप हो जाएंगे। बस मेहनत करते रहना। ओके, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। घर सबको नमस्ते बोलना, सभी बुजुर्गों को नमस्ते, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको जो है शायरी सुना दो। चलो देख के बोलनी पड़ेगी, चलो बोल देते हैं एक शायरी। एक शायरी बढ़िया सी सुनाते हैं तुमको। अभी मैं खुर्जा गया था तो मैं वहां सुना के आया, है ना। चलो अभी तो मिल नहीं रही है, ऐसे ही बोल देते हैं, मुझे याद है वैसे। शहर में बस्तियां और भी हैं, शहर में बस्तियां और भी हैं, ईमानदारी के अलावा मेरी गलतियां और भी हैं। शहर में बस्तियां और भी हैं, ईमानदारी के अलावा मेरी गलतियां और भी हैं, और मैं जानता हूं आप मुझे उस पार नहीं ले जाओगे। और मैं जानता हूं आप मुझे उस पार नहीं ले जाओगे, लेकिन शहर में कश्तियां और भी हैं। कश्ती समझते हो ना, नाव। तो शहर में बस्तियां और भी हैं, ईमानदारी के अलावा गलतियां और भी हैं, और मैं जानता हूं आप मुझे उस पार नहीं ले जाओगे, लेकिन शहर में कश्तियां और भी हैं। और माना आज अव्वल आ गए आप, माना आज जीत गए आप, माना अव्वल आ गए आप, माना जीत गए आप, लेकिन वह मत पालना शहर में हस्तियां और भी हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, नमस्ते।